बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे जो अगले चुनावों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदार 8 विधानसभा क्षेत्रों के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। जो दावेदार अपने आप को ये मानते हैं कि उनका दावा जनता की अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उनकी हम मददगार रहेंगे और उनकी दावे को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। आज जनता की अदालत में जिस शख्स को हम लेकर आए हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। 200 विधानसभाओं में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में घोषित होने वाली अनीता बघेल जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा कि अनीता बघेल जी अपने सवालों और जवाबों के साथ आपके सामने अपना दावा पेश करें। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अनीता जी। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं और आपके दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूं कि इस प्रोग्राम के लिए आपने मुझे चुना और आपके चैनल बात आज की के माध्यम से जनता जनार्दन से रूबरू कराने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सवालों के ज़रिए मैं जानना चाहूँगा कि आप 20 साल से कंटिन्यूस अजमेर की विधायक रही हैं और 3 बार तो आपने बड़े धुरंधरों को हराकर लगातार 3 और मंत्री पद भी लिया और बड़े मतलब ख्याति नाम पूरे राजस्थान के अंदर अनीता बघेल का नाम अलग से पहचाना जाता है, रेखांकित किया जाता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे? अब तक की जो कामयाबी है उसका श्रेय किसे देंगे? देखिए, जीत का श्रेय तो इस लोकतंत्र में जनता को ही जाता है ना। और कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं जो जी जान से जुटते हैं, नेता भी कुछ होते हैं जो अपने प्रत्याशी जिसको उन्होंने चुना, मदद की है उन्होंने, उसको जिताने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जनता ही है, क्योंकि आजकल जो समय है उसमें ये नहीं कह सकते कोई भी नेता कि मेरे पास 50 वोट भी है ना। वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास 50 वोट है और आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं ये 50 वोट आपको दिलवा दूंगा। तो निश्चित रूप से मैं तो ये श्रेय जनता को ही देना चाहूँगी, क्योंकि जनता ने मेरे को खूब आशीर्वाद दिया, भरपूर प्रेम दिया और जनता के मतों की बदौलत मुझे 4 बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जो विधानसभा है, सर्वोच्च जो सदन है, उसमें जाने का अवसर दिया। तो दोस्तों, आप सब लोग ही इसके जिम्मेदार हैं कि आपने अनीता बघेल को इतना कामयाबी दी और अपना प्रतिनिधित्व सौंपा, अपना विश्वास सौंपा, अपना समर्पण सौंपा और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने एक अच्छी विधायक को आपके अजमेर से यहाँ भेजा, जो आपके गर्व के साथ कह सकते हैं आप कि आपकी विधानसभा का क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सिद्ध हुआ। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर विधायक को जो दावेदारी पेश करता है या हर दावेदार जो अपने दावे पेश करता है उसमें उसकी कुछ योजनाएं होती हैं। 20 साल के अंदर आपने क्या किया वो तो जनता जान गई है। अब आने वाले 5 सालों में यदि आपको टिकट दी जाती है और आप यदि जीत भी जाती हैं तो आप अपने किस एजेंडे को लेकर, क्या कमियां रह गई हैं आपके, जिनको 5 साल में आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि अजमेर दक्षिण विधानसभा से आती हूँ और इस विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति यदि किसी ने बहुत नज़दीक से देखी है तो उसको ये ज्ञात है कि मेरा जो विधानसभा है उसको रेलवे विभाग 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। रेलवे की जो ट्रैक्स निकल रहे हैं वो ट्रैक इस विधानसभा को एक कॉम्पैक्ट विधानसभा नहीं बनने देते और उसके कारण से लेवल क्रॉसिंग पर घंटों जाम की समस्या, ये मेरे विधानसभा की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, जिसके समाधान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब मैंने प्रयास किए थे और उन प्रयासों का परिणाम ही रहा कि हमारा गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ, हमारा जो अजमेर डेयरी वाला जो लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 है वो स्वीकृत हुआ, लेवल क्रॉसिंग नंबर 2 जो हमारा सुभाष नगर वाला क्रॉसिंग है वो स्वीकृत हुआ। हालांकि सुभाष नगर वाला क्रॉसिंग डीएवी कॉलेज के ज़मीन नहीं देने के कारण से लगातार 5 सालों से अटका हुआ था, जिसे हमने पूर्णता पर पहुंचाने की कोशिश की और अब वो बहुत द्रुत गति से उसका काम चल रहा है। इसी तरह से 2 ये जो ब्रिज है, जो गुलाबबाड़ी और हमारा जो अजमेर डेयरी वाला ओवर ब्रिज है, ये इन दोनों के काम अभी रुके हुए हैं, लेकिन लगातार रेलवे और आरएसआरटीसी से मैं संपर्क में हूँ। कुछ टेक्निकल कमियाँ
इंजीनियर्स द्वारा रखी गई थी उस समय तकमीना बनाते समय, उसके कारण से ये काम रुके हुए हैं, पर मुझे लगता है कि शीघ्र ही ये काम पूर्ण हो जाएंगे। और इसके बाद में जो हमारा मेन आगे का जो एजेंडा है वो एजेंडा है हमारा विज्ञान नगर वाला लेवल क्रॉसिंग और कैरिज वर्कशॉप के सामने वाले जो 2 लेवल क्रॉसिंग्स हैं वो लेवल क्रॉसिंग पर भी ओवरब्रिज की स्वीकृति हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, क्योंकि केंद्र में तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार बनेगी। यदि ये 2 ओवरब्रिज भी हम स्वीकृत करा लेते हैं तो अजमेर दक्षिण जो रेलवे के लेवल क्रॉसिंग्स की वजह से अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ आवागमन में दिक्कत होती है, उसका हम समाधान कर पाएंगे। तो एक तो बहुत बड़ी जो ज्वलन समस्या है रोड जाम की, लगातार आए दिन जाम लगने की, उन समस्याओं से निजात मिलेगी और एक अच्छा क्षेत्र जो है उसके रूप में डेवलप हो पाएगा। तो ये आवागमन की समस्या का समाधान होगा। और छोटे छोटे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पानी के कुछ क्षेत्र मेरे अभी भी छूटे हुए हैं। उन पानी के क्षेत्र के जो छूटे हुए जो नई डेवलप कॉलोनीज़ हो रही है हमारी, जैसे सुंदर विहार कॉलोनी जो नई डेवलप हो रही है माकूपुरा के वहाँ पर, जो हमारी पर्वतपुरा के वहाँ पे जो नई डेवलपमेंट जो कॉलोनीज़ हैं, हमारे पहाड़गंज साइड पर जो नई डेवलपमेंट करने वाली जो कॉलोनीज़ हैं, उन कॉलोनीज़ में आने वाले समय में पानी की, पेयजल की भी पुख्ता व्यवस्था हो। ये 2 मेरे मोटे मोटे एजेंडे हैं। मेडिकल की दृष्टि से मैंने पिछली जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें खूब काम किया और उसी की बदौलत है कि मैं लगातार जीतती रही। पहले सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, उसके बाद में चंद्रवदाई नगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर हमारी नाका मदार में नई डिस्पेंसरी स्वीकृत कराने की बात हो, या पहाड़गंज की डिस्पेंसरी को अपना भवन देने की बात हो, या रामगंज की डिस्पेंसरी को अपना भवन देने की बात हो, या गड्डी मालियान में नया शहरी चिकित्सालय खोलने की बात हो। ये सारे के सारे डेवलपमेंट पिछले समय जब जनता का प्यार मुझे मिला, जनता ने जीत कर मुझे सदन में भेजा, तो उन्हीं की बदौलत ये सारे विकास में पिछले वर्षों में करा पाई हैं। अनिता जी, एक सवाल जनता की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप 20 साल से लगातार अविरल गति से जनता को जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, लेकिन 20 साल पहले जो दुविधाएं, जो असुविधाएं जनता भुगत रही थी वो आज भी भुगत रही है। जैसे पानी भरने की समस्या, जो निचली बस्तियां हैं, निचली बस्तियों में पहली बारिश के अंदर नालों से होकर पानी आ जाता है और घरों में पानी भरा रहता है और मतलब महीनों तक भरा रहता है बारिश के चले जाने के बाद। इस दृष्टि से आपने कहीं कोई योजना अब तक क्यों नहीं बनाई और आगे क्या बनाने का विचार कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं आपको 2-3 चीज़ें मोटी मोटी बताना चाहूँगी, है ना जी। पानी भरने की समस्या जो अजमेर दक्षिण की है ना, वो मूल रूप से है कि जो नाले, हमारे जो कच्चे नाले निकल रहे हैं उनको पक्का निर्माण करने की आवश्यकता। आम का तालाब जो क्षेत्र है, देखिए पहले हमारे गुलाबबाड़ी क्षेत्र में कभी पानी नहीं भरता था। वो समस्या इसी साल पैदा हुई है क्योंकि लगातार पिछले वर्षों में आम का तालाब, जिसका नाम ही आम का तालाब है, उस आम के तालाब में लोगों ने प्रशासन ने लोगों को मकान बनाना दिया, वो ज़मीनें बेचने दी और ज़मीनें बिकने के कारण से लोगों ने मकान बना लिए। अब तालाब में मकान बनाने के कारण से जब तालाब में पानी भरता है तो प्रशासन मड पंप लगा करके उस पानी को बाहर निकाल करके और सड़क पर छोड़ देता है। वो पूरा का पानी बह करके गुलाबबाड़ी क्षेत्र में आकर के एकत्रित होता है और वो एकत्रीकरण के कारण से वहाँ पहली बार ये समस्या आई है। दूसरी समस्या जो हमारे मेयो लिंक रोड पर पानी के भरने की समस्या है, तो मेयो लिंक रोड पर पानी के भरने की समस्या मेयो कॉलेज की वजह से, और चूँकि पहली बार इतनी तेज़ बारिश, इतनी लगातार बारिश हुई है, इससे पहले कभी इतनी बारिश नहीं हुई। चूँकि आना सागर का लेवल कम किया प्रशासन ने, देखिए ये 5 सालों में ये हुआ है। प्रशासन ने जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम जो हमने चिन्हित करे थे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, कांग्रेस की सरकार बनते से ही वो सारे स्मार्ट सिटी के कामों को बदल दिया गया और बदलने के कारण से जो चौपाटी बनाई गई है, जो 7 वंडर्स बनाए गए हैं, वो 7 वंडर्स और चौपाटी जो बनाई है उसके कारण से आना सागर छोटा हुआ और छोटा होने के कारण से एक ही बारिश में अब आना सागर ओवरफ्लो हो जाता है, आना सागर की चादर चल जाती है और एस्केप चैनल जब बहती है तो वो एस्केप चैनल जब तक अपने उच्च स्तर पर लगातार बहती रहेगी तब तक एस्केप चैनल में जितने भी नाले डलते हैं, जो शहर का गंदा पानी है, चाहे वो दक्षिण का हो चाहे वो उत्तर का हो, वो एस्केप चैनल में ही डलता है।
तो एस्केप चैनल जब अपने फुल स्तर पर बहती है तो जो नाले जो एस्केप चैनल में डलते हैं वो 90 डिग्री पर होने के कारण से वो वहीं की वहीं उनका पानी ठहर जाता है, और पानी ठहरने के कारण से चाहे कॉन्वेंट स्कूल के पीछे जो नाला बह कर के आ रहा है वो नाले का जल स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर वहाँ पीछे पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रशासन की गलती के कारण से पहली बार इतनी बड़ी विकराल समस्या ये पानी भरने की हुई है, जिसका समाधान मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के कारण के बाद ही इसका समाधान हो पाएगा। इससे पहले इसका समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नाले, जो गड्डी मालियान का नाला है, जो अशोकनगर में पानी भरने की समस्या है, वो गड्डी मालियान के नाले न बनने के कारण से, जबकि भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो हमने इसी स्मार्ट सिटी में ये नाला स्वीकृत कराया था, अमृत योजना में ये नाला स्वीकृत कराया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते से उनको लगा कि नहीं, हमें तो 7 वंडर्स दिखाने, चाहे जनता की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान नहीं करना है। लेकिन स्मार्ट सिटी कहते हैं किसको? स्मार्ट सिटी वो होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने बगैर विधायकों से पूछे, बिना एमपी से पूछे ये कार्य सारे के सारे बदल डाले, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस शासन के कारण से ये काम पुनः नहीं हो पाए। नहीं तो पहले 2003 से 8 में जब भारतीय जनता पार्टी की शासन था और केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट का शासन था, उस समय भी जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये नाले स्वीकृत थे। लेकिन पुनः कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो वो सारे के सारे नाले जो स्वीकृत थे 2008 में वो कैंसिल कर दिए गए, और अब अमृत मिशन में जब ये स्वीकृत हुए तो अब अमृत मिशन में ये कैंसिल कर दिए गए। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले दिनों दिल्ली में जो हमारे नगरीय आवासन मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनको मिली, हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारे स्पीकर हैं माननीय ओम बिरला जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और अमृत मिशन में कुछ नाले बनाए जाए, इनके प्रस्ताव बना करके मैंने भेजे। और अब खुशखबरी ये है कि अब जल्दी ही स्वीकृत होकर के उनके टेंडर लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद में उन नालों के निर्माण का कार्य भी हम प्रारंभ कर सकेंगे। अनिता जी, बहुत अच्छी सूचनाएं हैं आपकी, और अगर ये कार्यक्रम दावेदारों का ना होकर दावों की पोल खोलने का होता तो मैं आपसे बहस भी करता, लेकिन क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर हमारी मर्यादाएं हमने ये रखी हैं, रूपरेखा इस तरह से बनाई है कि जो दावेदार हैं वो अपने दावे पेश करें। हम किसी तरीके की बहस उनसे इसलिए नहीं करेंगे कि उनका अपना सपना है, उनका अपना विज़न है, उनका अपना मापदंड है, उनका अपना दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण से अगर आप ये बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप आने वाले, क्या आप 5 साल इस पूरे कार्यक्रम में जो आप बता रही हैं कि जो व्यवधान रहा 5 साल, आपकी दूसरी गवर्नमेंट ने 5 साल आपके बिता दिए और वो विकास नहीं हो पाया, तो आप क्या सोचती हैं कि अगले 5 साल में जब आप अगर आ जाती हैं, सत्ता में आप आ जाती हैं, तो क्या 5 साल में आप ये कार्यक्रम जो आपने बताए अधूरे कार्यक्रम वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलती हूँ, परंतु हाँ, यदि मैं आपके चैनल पर बैठ करके ये बात कर रही हूँ तो ये रिकॉर्डेड है और ये जनता भी शायद रिकॉर्ड करने वाली है। इसलिए मैंने जब जो वादा किया वो जनता से पूरा करने की पूरी कोशिश की, और मुझे लगता है कि मैंने एक भी वादा, चंद्रोदय नगर में डिस्पेंसरी बननी चाहिए, ये वादा मैंने चुनाव से पहले 2013 के चुनाव से पहले वहाँ की जनता से किया था, और वो वादा मैंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, 5 साल में ऐसा नहीं रहा। कांग्रेस के समय में तो एक बार शिलान्यास होता है, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है तभी उसका उद्घाटन होता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिलान्यास भी हमने किया, लोकार्पण भी हमने किया, और आज वो CSC जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छे तरीके से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। मैंने JP नगर की जनता से वादा किया था कि मैं आपके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराऊंगी, तो मैंने JP नगर की जनता की वादों को पूरा किया, और आज वो पूरी की पूरी डिस्पेंसरी बना करके वहाँ मैंने जनता के वादे निभाए। इसी प्रकार से सैटेलाइट हॉस्पिटल के जो वादे मैंने पूरे किए वो सारे के सारे वादे मैंने पूरे किए हैं। तो ऐसा नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जो वादे मैंने किए उन वादों को मैंने पूरा किया, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे बड़लिया का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ नई चीज़ें लाने की बात हो, चाहे नए स्कूल डालने की बात हो, वो सब पूरे में हमने किया। आज की तारीख में अजमेर दक्षिण के बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन स्कूलों को आप निजी विद्यालय से तुलना करें तो आपको लगेगा कि ये निजी विद्यालय से भी बेहतर भौतिक सुविधाओं से संपन्न हैं। तो ये हमारे प्रयासों के कारण से ही संभव हो पाया, और आज हमारी जनता को शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सुविधाएं मिली है, ये उनके द्वारा जो जीत के रूप में मुझे स्नेह दिया गया है उसका प्रतिफल है, उसका परिणाम है। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अनीता बहन
अपने उपलब्धियों को गिना रही हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और आगे आने वाले समय में यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है और यदि वो विधायक बनती हैं तो निश्चित रूप से मंत्री भी बनेंगी, तो उनके कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आना सागर का जो 7 वंडर बनाए गए, आना सागर की बदहाली हुई, उससे निचली बस्तियों में पानी भरने का वो कहा, लेकिन क्या आप ये महसूस नहीं करती कि आज जैसे आपने कहा कि सामुदायिक भवन बना दिए गए, आपने सामुदायिक भवन बनाए, आज नगर परिषद में जहाँ नगर निगम में जहाँ आपकी पार्टी ही मेयर का वो कर रही है, वहाँ सामुदायिक भवन ठेके पे दिए जा रहे हैं। क्या आप इस ठेके पे दिए जाने वाली व्यवस्था जो जन सामान्य और सर्वहारा वर्ग के लिए जो लोग वो थे भवन, उनको अगर हम किराए पे देना शुरू कर देंगे तो क्या उसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी हम और दूसरे टैक्सों से पूरी नहीं कर सकते? देखिए, मैं इस विषय में कुछ डिटेल चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि सामुदायिक भवन जनता की सुविधार्थ जनता के लिए बनाए जाते हैं जी। कई सामुदायिक भवन में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण करके उन पर अवैध कब्जा किया हुआ है जी। और अवैध कब्जा करने के कारण से जिस जनता की सुविधा के लिए वो बनाए जाते हैं, वो जनता की सुविधा के लिए ना बनके जनता की दुविधा का कारण बनते हैं। और चूंकि सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। मेरा ये कहना है कि जिस भी राशि पर यदि वो ठेके पे दिए गए हैं, यदि वो राशि अधिक है, नगर निगम को चाहिए था कि वो एक फिक्स राशि जो जनता उसको अफोर्ड कर सके, उस क्षमता के द्वारा उतनी मिनिमम राशि में उनको वो, यदि नगर निगम स्वयं से नहीं देखभाल कर पा रही है तो यदि वो ठेके पर इस व्यवस्था को, देखभाल की व्यवस्था को ठेके पर दे रही है, तो राशि को की चिंता उनको करनी चाहिए थी कि कितनी राशि है। दूसरी तरफ से मैं बात करना चाहूँगी, एक दूसरा पक्ष भी है इसका। कई जगह राशि बहुत मिनिमम है, जैसे 2-3 जगह सिर्फ मात्र 6,000 रुपये में ही आपको आवंटित करना है, इससे ज़्यादा की राशि आपसे नहीं ली जा रही। परंतु नगर निगम को ये बात पुख्ता करनी है, ये तय करना है कि क्या जिस ठेकेदार ने वो ठेका लिया है वो उससे अवैध रूप से वसूली तो नहीं कर रहा, अवैध रूप से उस पर प्रेशर तो नहीं डाल रहा कि भाई आपकी शादी के लिए ये बुक है तो आपको टेंट भी मेरा ही लेना पड़ेगा, आपको माइक भी मेरा ही लेना पड़ेगा, आपको स्टेज भी मेरा ही लेना पड़ेगा। ये जो अवैध शर्तें हैं, जो शर्त टेंडर की शर्तों में नहीं है, यदि वो ठेकेदार वहाँ जाकर के ये अवैध शर्तें लोगों पर लादता है तो नगर निगम को ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता को 6,000 रुपये देने में कहीं आपत्ति नहीं है, परंतु जनता को ये आपत्ति है कि आप जो है आप टेंट भी हमसे ही लीजिए, आप फूल का डेकोरेशन भी हमसे ही कराइए, आप लाइट का डेकोरेशन भी हमसे ही कराइए, आप स्टेज का डेकोरेशन भी हमसे कराइए, और हमारे ये रेट है ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि शायद जनता को इस बात की आपत्ति है और इस बात के लिए नगर निगम प्रशासन को सावचेत होकर, सचेत होकर के ऐसे ठेकेदारों को इस बात के लिए पाबंद करना चाहिए कि वो ऐसी ज़बरदस्ती की शर्तें लोगों पर नहीं डाले और ये लगातार इसका मेंटेनेंस होता रहे, ताकि इस रेवेन्यू से वो मेंटेनेंस भी हो और नियम से लोगों ले उस पर अतिक्रमण भी ना हो और उस पर जो अवैध रूप से टूट फूट होती है उससे भी बचा जा सके। सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पार्षदों की भूमिका पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि इसमें स्थानीय, जहाँ सामुदायिक भवन जिस एरिया में होता है, जिस क्षेत्र में होता है, उसके स्थानीय विधायक, स्थानीय जो पार्षद हैं, वो किस स्तर पर जिम्मेदार होते हैं? जब कोई अतिक्रमण करता है, जब उसमें नाजायज़ गतिविधियां हो रही होती हैं, तो बात बात में सवाल उठा लेने वाले पार्षद उस दृष्टि से कहाँ पिछड़ जाते हैं? देखिए, चूंकि हर 5 साल में चुनाव होता है और कई लोग इतने शातिर और चतुर होते हैं कि वो चुनाव के ये 15-1 महीना का जो समय होता है उसका लाभ उठा करके, क्योंकि मेरे ध्यान में 1-2 चीज़ें हैं जो उसी समय, उसी पर्टिकुलर टाइम पर उन लोगों द्वारा वहाँ अतिक्रमण किया गया और उसके कारण से वो स्थायी अतिक्रमण हो गया। अब उस स्थायी अतिक्रमण को हटाना नगर निगम का काम है, लेकिन नगर निगम उसको हटा नहीं पा रही है। मैं तो स्वयं आपको एक उदाहरण देती हूँ। भगवानगंज के सामुदायिक भवन में एक रेलवे के रिटायर कर्मचारी ने पिछले 10 सालों से अतिक्रमण कर रखा है। रेलवे का रिटायर कर्मचारी है, वो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन उस पर 10 सालों से अतिक्रमण कर रखा है। मेरे को ये बात की जानकारी जब हुई तब मैंने देखा कि यदि ये इस व्यक्ति को अभी यहाँ से हटा देते हैं तो
ये भवन काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो भवन बहुत बुरी तरह से टूट फूट हो चुका था। उस पर गंदा पानी और आवारा जानवरों का सब कुछ वहाँ बिखरा पड़ा था। हमने 2 काम पैरेलल किए कि हमने उस भवन की मेंटेनेंस का काम भी किया और दूसरी तरफ नगर निगम को आग्रह किया कि नगर निगम जब तक हम मेंटेनेंस का काम पूरा करेंगे उसके पहले पहले इस अतिक्रमण को वहाँ से हटा दें। पर मेरे को ये कहते हुए बहुत दुख है कि मैंने इस बात के लिए कई बार नगर निगम के कमिश्नर को लिखा, सतर्कता समिति में मैंने ये विषय रखा कि भाई आपको उस अतिक्रमण को हटाना है, लेकिन आज तक नगर निगम हमने पूरा बना दिया, विधायक कोटे से मैंने पूरा भवन बना दिया, 20 लाख रुपए की राशि दे दी, पूरा तरह से वो नया भवन बनकर तैयार हो गया, लेकिन नगर निगम प्रशासन उस अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटा पा रहा है। और अब जब मैंने इसकी सूचना 181 पर डाली, उसमें भी शिकायत डाली, तो मुझे अभी 3 दिन पहले ही फ़ोन आया कि हम जो है उस अतिक्रमण को नहीं हटा पाए हैं, आपको आज की तारीख दी थी हटाने की, हम नहीं हटा पाए, इसको आगे क्या तारीख में हटाएंगे। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं हटाया आपने, क्योंकि पुलिस जाब्ता नहीं मिला। अब बताइए, एक व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति है उसको हटाने के लिए आपको कौन से पुलिस जाब्ते की ज़रूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आई। परंतु इस तरह से पिछले लगातार 2 साल से नगर निगम इस अतिक्रमण को टाले जा रही है, उसको हटाने रही। और मुझे लगता है इसमें किसी न किसी क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि आप अनीता जी ने हटाने के लिए कहा तो कांग्रेस के पास चले जाएं, कांग्रेस के व्यक्ति से सिफारिश कराएं, कांग्रेस का शासन है और वहाँ से प्रेशर डलवाएं, और उस प्रेशर में प्रशासन को जो लीगल कार्रवाई करनी है वो प्रशासन लीगल कार्रवाई नहीं अनीता करता। जी, क्या आप मेयर की कोई भूमिका इसके अंदर नहीं मानती? उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस विषय पर अधिकारियों का सहयोग करें कि ज़ाब्ता नहीं मिल रहा है या जो भी कुछ कमी हो रही है? निगम की संपत्ति को वैसे तो हटाने के लिए, आप ठेले हटाने के लिए तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन संपत्ति जो आपकी निजी संपत्ति उन पर कब्जा आप नहीं छुड़वा पाते, तो कहीं आप ये नहीं पाते कि मेयर की भी इसमें कहीं कोई कमी है? देखिए, मैं तो चूँकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनप्रतिनिधि का काम तो सिर्फ आदेश देना होता है, एग्जीक्यूशन तो प्रशासन को ही करना है। जब एग्जीक्यूशन ही प्रशासन को करना है, विधायक कहे या मेयर कहे, कोई भी कहे, पर प्रशासन को कहा तो गया है ना, तो कहने के बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं और आप टाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी कांग्रेस के व्यक्ति के प्रभाव में हैं। कांग्रेस आप कांग्रेस का ही क्यों नाम ले रही हैं? हो सकता है कि आपके भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद हो, भारतीय जनता पार्टी का, इवन मैं तो ये कहता हूं कि मेयर भी अगर खुद इंटरेस्टेड हो उसमें तो आप क्या कर लेंगे? आपने तो अपना काम कर दिया, अब मेयर अगर अपना काम नहीं कर रही है तो उसके लिए तो आप भी क्या कर लेंगे? देखिए, प्रशासन को चाहिए कि वो जो उनकी संपत्ति उनको बचाना ही होगा। कब तक इस काम को टालेंगे? 6 महीने टाल दिया, 6 महीने तो और नहीं टाल सकते, क्योंकि सतर्कता समिति में तो जब तक विषय लंबित रहता है, जब तक उसका समाधान नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज नहीं हटाया तो कल तो, क्योंकि जब तक मैं विधायक हूँ तो मैंने ये तय किया है कि इस प्रकार की संपत्ति है जो जनता के काम आने वाली, जिससे बहुत लोगों का लाभ होने वाला है, यदि उस प्रकार की संपत्तियों को कोई अतिक्रमण बैठा है तो निश्चित रूप से उसको हटना ही चाहिए, और वो मेरा तय किया हुआ है, उसको हम हटा के मानेंगे। मैंने तो एक घटनाक्रम आपको बताया कि किस तरह से प्रशासन, ये बात तो है, ये तो आपने एक घटनाक्रम बताया। न जाने अजमेर शहर के अंदर कितने ऐसे सामुदायिक भवन हैं जहाँ नाजायज़ गतिविधियाँ चल रही हैं, जहाँ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जिनका मैं आपका यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। आपने सिर्फ एक का लिया है, लेकिन आप भले ही राजनीतिक आपकी कोई प्रतिबद्धता है पार्टी से और किसी पार्टी के नेता के प्रशासन के बारे में आप भले ही कुछ ना बोल पा रही हो, अपनी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, आपकी मजबूरी पार्टी से बंधी हुई है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मज़ेदार सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मेरा ये सवाल है अनीता जी कि आपकी पार्टी के अंदर आपके प्रतिद्वंदी कौन कौन से हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं और जिनसे आपको ये लग रहा है कि ये भी मेरे प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो कमज़ोर हैं चाहे वो मजबूत हैं? बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसा चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से 20 साल से हम एक ही नाम को अपने से चस्पा किए हुए हैं अपने इलाके से, तो कहीं कहीं कोई परिवर्तन की आंधी हो, परिवर्तन की कोई आग लगे, परिवर्तन का कोई हवा का झोंका आए, ऐसे झोंके के अंदर कौन कौन से प्रतिद्वंदी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए सुरेंद्र जी, आपने इस शब्दावली का गलत इस्तेमाल किया है। मैंने प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते हम जी, क्योंकि जब मुझे जब पहली बार टिकट मिला था तब मैं भी किसी का टिकट हटा करके ही तो आई थी, किसी का टिकट कटा था तब मेरा टिकट मिला था जी। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में सब लोग आते हैं तो किसी ना किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के आते हैं। कोई ना कोई महत्वाकांक्षा जरूर होती है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई पार्षद बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, तो महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए,
क्योंकि राजनीति में सिर्फ पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए नहीं आए हैं हम। जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दें, ये करने भी आए। ये तो जनता तय करेगी और पार्टी तय करेगी। प्रतिद्वंदी नहीं है, वो महत्वाकांक्षी और मेरे ही साथी हैं। मतलब कौन कौन है वो, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कौन कौन? वो तो पूरे शहर को मालूम है। आप बताइए ना थोड़ा सा। मैं अपने मुँह से नहीं कहने वाली हूँ, शहर को भी मालूम है और आपको भी मालूम है। नहीं पर आप थोड़ा सा बताएं तो अच्छा लगेगा। मतलब ठीक है, वो सब लोग हैं, एक नाव है जिसमें नाव में सब लोग सवार होना चाहते हैं। आप ऑलरेडी सवार हैं। जो देखिए सुरेंद्र जी, अपने मुंह से मैं नाम लूंगी तो उनका प्रचार प्रसार ही करूंगी ना, तो मैं क्यों लूंगी ऐसे नाम? नहीं तो वो प्रचार प्रसार करने वो महत्वाकांक्षी, उनकी महत्वाकांक्षाओं को आप पुनर्जीवित करिए ना। महत्वाकांक्षी है, मुझे मालूम है, तो महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और राजनीति में होनी चाहिए महत्वाकांक्षा। अच्छा अनिता जी, एक बात बताऊं आपको कि आज से जो 20 साल का बच्चा था वो अब 40 साल का बच्चा हो गया आपको देखते हुए। अब 40 साल बाद में अब फिर आप दावेदारी कर रहे हैं, फिर 5 साल उसके वो 45 का हो जाएगा, तो उसकी महत्वाकांक्षा है तो आप निकल गई एक दो तरीके से। देखिए ये मेरा दोष नहीं है, है ना। कोई भी राजनीतिक दल वो प्रत्याशी जिसको भी बनाता है जीतने के लिए बनाता है ना, कि उसका दल जीते, उसकी सरकार बने, है ना। तो मांगने वाले बहुत हैं। ये तो बीजेपी को देखना है कि कौन जीतने वाला है, कौन हमारे सीट को बरकरार रखने वाला है, कौन हमारी संख्या में एक संख्या और बढ़ाने वाला है। तो ये पार्टियों को तय करना होता है। और मैं आपको बताती हूँ, आज ये खुलासा करती हूँ मैं, है ना। जब 2003 में मुझे टिकट मिली थी, है ना, तब टिकट का दावा मैंने प्रस्तुत नहीं किया था, है ना। बिल्कुल। और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बीजेपी टिकट दे सकती है, मुझे विधायक बना सकती है, ठीक है ना। 2003 के बाद में 2008 का चुनाव आया और 2003 में आपको ध्यान हो तो मैं अजमेर पूरब विधानसभा से लड़ी थी, है ना। 2008 में पूरे हिंदुस्तान भर की सीटों का पुनर्सीमांकन हुआ और पुनर्सीमांकन में जो अजमेर पूरब की जो आरक्षित सीट थी एससी के लिए, वो आरक्षित सीट अजमेर पूरब से बदल के अजमेर दक्षिण हो गई, है ना। और अजमेर दक्षिण से में जब वो सीट हुई तो मुझे लगा कि अजमेर दक्षिण की सीट बीजेपी के लिए टफ है, यहाँ जीतना मुश्किल है, इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने चुनाव लड़ा, जीत गई, मेरी पीएचडी पूरी हो जाएगी, हम कहीं ना कहीं लेक्चरशिप करेंगे और मैं आराम से बहुत अच्छे से लेक्चरशिप कर सकती थी। और मेरा मानस नहीं था चुनाव लड़ने का 2008 में। पर पार्टी ने जो पहली टिकट की सूची जारी करी, उस पहली टिकट की सूची में मैंने आवेदन नहीं किया था। लोगों ने बायोडेटा दिया, आवेदन दिया, पर मैंने नहीं दिया। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन प्रदेश अध्यक्ष जी के पास मैं गई जरूर थी, पर मैं मेरे लिए नहीं गई, समाज के टिकट मांगने के लिए गई थी। और जब उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हारी चिट्ठी कहाँ है, तुम्हारा आवेदन कहाँ है, तो मैंने बोला मन कि नहीं, मेरे को आवेदन नहीं करना, मेरे को आवेदन करना ही नहीं है, मेरे को टिकट ही नहीं चाहिए। तो क्या अच्छा इतना अहंकार? मैंने कहा नहीं, ये अहंकार नहीं है भाई साहब, मेरे को आवेदन करना ही नहीं है, तो फिर तेरे को टिकट नहीं मिलेगी, तेरे को आवेदन नहीं करना। वो मजाक किया उन्होंने मेरे को हालांकि, और तेरे को टिकट नहीं मिलेगी। परंतु 2008 की जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की, उसमें अनीता बदल का पहले ही नंबर पे नाम था। और उस समय 2008 में जब हम जीत गए इस सीट से, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम इस सीट को भी जीत सकते हैं। और 2013 में तो आंधी चली थी बीजेपी की, 163 सीटें हम जीते थे, निश्चित रूप से अजमेर दक्षिण से भी हम जीते। और 2018 में मैं कह सकती हूँ कि बीजेपी के प्रति जनता का रोष था, लेकिन मेरी जनता ने जितना प्यार मुझे दिया, मेरे को कल्पना ही नहीं थी कि ये जनता इतना प्यार भी करती है। मुझे लगता है कि जनता के साथ यदि आप न्याय करते हैं, ईमानदारी से आप, यदि राजनीति में क्या कहते हैं लोग कि झूठ बोलो और काम चलाओ, पर मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत स्पष्ट बोलो और ईमानदार बोलो, तो जनता में वैसी ही आपकी छवि बन जाती है। और ये छवि के कारण से यदि किसी को मैंने कहा कि ये काम नहीं हो सकता, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये काम नहीं होने वाला है, इसलिए मैडम ने मना किया। यदि वो काम होने वाला होता और मैं यदि कह देती हूँ कि ये काम कर दूंगी भाई साहब, तो जनता को ये यकीन होता है कि यदि मैडम ने कहा, यदि अनीता बदेल ने कहा, तो 200% ये काम होगा, इसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। तो ये जो छवि जनता के बीच में बनी है, ये ईमानदार तरीके से काम करना और इच्छा शक्ति रखने के कारण से बनी है, और जनता आपको स्वीकार करती है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहां लोग सच्चे और सीधे आदमी को स्वीकार करते हैं, और उसी के कारण से जनता ने बार बार मुझे, चलिए जनता ने आपको बार बार बना रहे हैं। अब आप उसमें तो अंदर बीजेपी के अंदर वाली बात तो आप नहीं बताएंगी, चलिए बाहर वाली बता दीजिएगा कि आपके जो कांग्रेस में वो तो प्रतिद्वंदी हैं,
आप उनका तो बताइए, नाम कौन कौन से प्रतिद्वंदी आपके आप मजबूत दावेदार मानते हैं कि अभी सामने आपके कौन कौन आ सकते हैं? मैंने जैसे कहा ना, कांग्रेस तो खुद मान बैठी है, उनके लिए ये सीट कमजोर है ना। कांग्रेस तो इसको हारी हुई सीट मान रही है, इसलिए कांग्रेस के कोई भी प्रतिद्वंदी आए, हम तो चुनाव, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी चुनाव तो लड़ेगी। आप नाम बताने में क्यों शर्मा रहे हैं? बताइए ना। नाम तो सब सामने है ना, हेमंत बाटी जी हैं, हमारे ब्रजलता जी भी हैं, कांग्रेस के नाम पूछ रहे हैं ना। तो कमल बाकुलिया जी हैं, और राजकुमार जयपाल हैं, और भी बहुत सारे कांग्रेस में बहुत सारे नाम है जो ट्राई तो कर रहे हैं। आप सबसे मजबूत कौन सा मान रहे हैं? अगर ये आ गया तो लड़ने में दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी अनीता बघेल, अजमेर दक्षिण से विधायक। अपनी दावेदारी पेश की थी इन्होंने। कल हम किसी और नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत, शुक्रिया।